नमस्कार। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करते हैं व्हाट इज लीनियर कन्वोल्यूशन। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, उसको हम अशुम कर सकते हैं कि वो इम्पल्सिस से मिलके बनता है, यानी कि बहुत सारे इम्पल्सिस की फॉर्म में उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो जनरल में पहले देखते हैं कि वो डिकम्पोज करने का फार्मूला क्या है या हम उसको लिखते कैसे हैं। सपोज करें x ऑफ n कोई आपके पास सीक्वेंस है, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is equal to k is equal to minus infinity to infinity x of k delta of n minus k delta of n minus k। डेल्टा आपको पता है यहाँ पे ये यूनिट सैंपल फंक्शन कहलाता है और जिसकी शेप भी आपको पता है कि सभी जगह पे वो जीरो है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि जहाँ पे उसका आर्गुमेंट जीरो है वहां पे खुद उसकी वैल्यू 1 है। आर्गुमेंट जीरो, खुद की वैल्यू 1 है। तो ये हुआ कैसे? यानी इधर भी x ऑफ n आया है, इधर भी x ऑफ n आया है। तो जस्ट यहाँ पे इस इक्वेशन से हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी जर्नल में एक्शन सीक्वेंस है, उसको हम इम्पल्सिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे ये आपके पास कोई सीक्वेंस है, मैं ऐसे दिखाता हूँ। मान लिया लेट्स से यहाँ पे n इक्वल टू 0 है और आपके पास हाइट 3 है, n इक्वल टू 1 है, हाइट मान लिया 2 है, n इक्वल टू 2 है और हाइट मान लिया 1 है। एक और ले लेते हैं हम रीडिंग, मान लिया n इक्वल टू -1 है और जहाँ पे हाइट लेट्स से 1 ही है। ये कोई सीक्वेंस है और मान लिया ये सीक्वेंस का जो नाम है वो x ऑफ n है। दिस इज x ऑफ n सीक्वेंस। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर मैं इस सीक्वेंस को इस तरह के सिग्नल से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। मान लीजिए ये n इक्वल टू 0 है, इसी पॉइंट पे मैं एक यूनिट सैंपल फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो यूनिट सैंपल फंक्शन कैसा होगा, वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है 1 होगा। तो ये यहाँ पे 1 है और किस पॉइंट पे होगा, जहां पे उसका आर्गुमेंट 0 हो। मान लिया n इक्वल टू 0, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, डेल्टा ऑफ 0। ये फंक्शन हो डेल्टा ऑफ 0, क्योंकि आर्गुमेंट इसका 0 है तो ये वहीं पे तो 1 है। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करें तो नेचुरली है ये सब जगह पे 0 है, इन पॉइंट्स पे 0 है। तो जब आप कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, आप देखोगे साइड की सभी वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद और ऐड होने के बाद 0 देने वाली हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे n इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास डेल्टा n की जो वैल्यू है वो 1 है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको मिलना क्या, 3। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया कि आपके पास जब आपने इसको डेल्टा n से मल्टीप्लाई किया, किस सीक्वेंस को डेल्टा n से मल्टीप्लाई किया और डेल्टा 0 जो है आपके पास कितना होता है, डेल्टा 0 जो है 1 होता है, राइट। तो लेकिन अगर आप डेल्टा n की बजाय इसको शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करें, जैसे कि इसको एक पॉइंट, चलो हम पहले लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो आपके पास इधर पीछे की ओर शिफ्ट करते हैं, किसको, डेल्टा n फंक्शन को। ये आपके पास डेल्टा n फंक्शन है, इसको हम पीछे की ओर शिफ्ट करते हैं। तो पीछे शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि वहां जाके ये 1 हो जाए। यानी कि जैसे अब ये n इक्वल टू 0 पे 1 है, मैं चाहता हूं कि वो n इक्वल टू -1 के ऊपर जो है 1 हो। तो उसका करने का क्या तरीका है, कहाँ पे ये 1 होता है, अभी बताया हमने
कि ये 1 कहाँ पे होता है, जहां पे जिस पॉइंट पे इसका आर्गुमेंट जो है 0 हो जाए वहां पे ये 1 होता है। तो इसलिए मैं डेल्टा ऑफ n को कैसे लिखूं कि आपके पास n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -1 के ऊपर जो है वो 1 हो जाए। तो ओके, तो ये ऐसा कब होगा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं डेल्टा n यानी +1, अगर मैं एक ये वाला फंक्शन लेता हूं, ये फंक्शन कैसा है, किधर की ओर शिफ्टेड है, तो आपको ये एडवांस फंक्शन है, जो यानी एडवांसिंग फंक्शन होते हैं वो एक पॉइंट जो है फ्यूचर की तरफ गए हुए होते हैं हम लोग, क्योंकि n+1 आपके पास आया है यानी फ्यूचर की वैल्यू है। और अगर माइनस में आए तो वो डिलेड फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके आर्गुमेंट को 0 करेंगे यानी n+1 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिलना है n इक्वल टू -1। तो इसलिए ये जो फंक्शन है, ये जो यूनिट सैंपल फंक्शन है, ये किस वैल्यू के ऊपर जो है 1 होगा, ये होगा n इक्वल टू -1 के ऊपर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है अभी, तो मुझे डेल्टा फंक्शन को यानी कि यूनिट सैंपल जो आपके पास फंक्शन है उसको इस पॉइंट पे 1 रखना है। और अगर ये वाली वैल्यू लेनी है तो मुझे -1 के ऊपर उसको 1 रखना है। और अगर ये लेनी है तो 1 के ऊपर, ऐसे ही ये लेनी है तो मुझे 2 के ऊपर। तो यहाँ पे यही वाला काम किया गया है। देखो आप यहाँ पे डेल्टा जो फंक्शन है इसको शिफ्ट किया गया है। देखो कितने पॉइंट से शिफ्ट किया गया है, k पॉइंट से हमने इसको शिफ्ट किया है। तो जब भी ये वाली चीज 0 के बराबर होगी, यानी जब भी n इक्वल टू k होगा, यानी जब जब n इज इक्वल टू k आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू जब जब k होगी तो क्या होगा, आपके पास ये आर्गुमेंट 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इसकी जब वैल्यू 1 बन जाएगी तो आप 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आना है, तो रिजल्ट तो जो चीज है उतना ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि k इज इक्वल टू n है या n इज इक्वल टू k है, एक ही बात है। तो यहाँ पे जब आप k की वैल्यू जो है -∞ से लेकर ∞ तक जाएंगे तो सभी जगह के ऊपर ये 0 पाया जाएगा और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ये 1 पाया जाएगा हम लोग, और किस पॉइंट के ऊपर, जहां n इज इक्वल टू k है। इसलिए तो आपके पास ये सब जगह पे 0 बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे इसका आंसर रह जाएगा x ऑफ n। और x ऑफ n कितने के ऊपर आप उसको एवेल्यूएट कर रहे हो, n इज इक्वल टू k के ऊपर। तो ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ये वाली और राइट हैंड साइड आपके पास ये वाली दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। यानी आप ये अश्यूम कर सकते हो कि आपके पास कोई भी जनरल में सीक्वेंस है तो हम उसको बता सकते हैं या बना सकते हैं कि वो इम्पल्सिस से मिलके बनी है, इम्पल्सिस से मिलके बनी है। क्योंकि जो आपके पास यूनिट सैंपल्स हैं उनकी हाइट कितनी है, 1। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी हाइट 1 होती है। तो उसकी हाइट अगर 1 होती है और जो आपके पास कोई भी डिस्क्रीट सीक्वेंस होती है उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए जो है 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि कोई नंबर आ जाए, नेचुरली है जितना आपको नंबर चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसी कारण से जो भी आपको सीक्वेंस चाहिए, जैसे आपको x ऑफ n सीक्वेंस चाहिए तो x ऑफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी उसकी हाइट होगी, किसको, यूनिट सैंपल को। तो इसलिए आपको वो वाली चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए। तो एक्चुअली ये भी दुनिया को देखने का तरीका है कि आप जो है अश्यूम कर सकते हैं कोई जो सीक्वेंस है वो इस तरह के सिग्मा ऑपरेशन से बना सकते हैं हम कोई भी जो है यूनिट सैंपल फंक्शन लेके। अब अगर ये चीज क्लियर हुई है तो हम आगे जाके देखते हैं कि कन्वोल्यूशन क्या है, और वो भी लीनियर कन्वोल्यूशन। लीनियर कन्वोल्यूशन क्या है, तो लीनियर कन्वोल्यूशन को समझने के लिए अगर आपके पास कोई सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है या LTI सिस्टम है, बल्कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट अगर कोई सिस्टम है तो उसको इनपुट मान लिया आपने x ऑफ n दी है। कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है उसको आपने इनपुट x ऑफ n दी है और आउटपुट जो है सपोज करें आपको y ऑफ n मिलती है। और उस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है जिसको हम इम्पल्स रेस्पॉन्स कहते हैं वो मान लिया h ऑफ n है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या है। इम्पल्स रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम को इम्पल्स दे दिया जाए, और इम्पल्स कौन है, यूनिट सैंपल जो सीक्वेंस है, अगर किसी सिस्टम को यूनिट सैंपल सीक्वेंस यानी कि डेल्टा ऑफ n दे दी जाए,
उस सिस्टम की जो आउटपुट बनेगी, जो रिस्पॉन्स बनेगा, उसको हम h ऑफ n बोलेंगे, यानी दिस इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हुआ, LTI सिस्टम का। तो किसी भी LTI सिस्टम का यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हुआ कि अगर हम उस सिस्टम को यूनिट सैंपल अप्लाई करते हैं तो उसके अप्लाई करने के बाद उस सिस्टम की जो आउटपुट बनती है उसको हम जो है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कहेंगे। तो अगर हमें दुनिया में किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो हम उस सिस्टम की आउटपुट किसी दूसरे इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन। तो अभी डिफाइन करते हैं कन्वोल्यूशन को भी क्या है। तो ये तो एक बेसिक चीज थी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है और उसको हम h ऑफ n से जो है डिफाइन करते हैं। तो अब लीनियर कन्वोल्यूशन को समझते हैं। तो सपोज करें आपके पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आप लीजिए, तो किसी भी सिस्टम की जो आउटपुट है yn वो किसके बराबर होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, किसके ऊपर लगाओगे ट्रांसफॉर्मेशन, मान लिया ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाई है x ऑफ n के ऊपर। तो x ऑफ n इनपुट है, उस इनपुट के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जो भी सिस्टम कोई परफॉर्म करता है तो एक ऑपरेशन भी हो सकता है, मल्टीपल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी भी फॉर्म की हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो x ऑफ n है इनपुट है, उसके ऊपर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, हमें नहीं पता क्या लगाई, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, किस तरह की फॉर्म की है अभी इसको भी छोड़ दीजिए। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मान लिया आउटपुट yn आपके पास आ जाती है। और अभी हम पीछे करके हटे हैं कि आपके पास जो x ऑफ n है, x ऑफ n अभी जनरल में हमने पीछे किया था कि उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k, एंड यहाँ पे आपके पास था डेल्टा n माइनस k। तो अभी हम पीछे करके आए हैं कि हम जो है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इम्पल्सिस की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू थी, नेचुरली है ये x ऑफ n के बराबर आई थी अभी पीछे वाली इक्वेशन में। तो x ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x ऑफ n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी y ऑफ n इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मेशन जहां है वहीं रहेगी, x ऑफ n की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आएगी k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ, यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे x ऑफ k डेल्टा n माइनस k। कैसे, तो यहाँ पे मैंने x ऑफ n की वैल्यू रख दी आपके पास पीछे इक्वेशन से जो हम पीछे करके अब जस्ट आए हैं। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ इसको खोलेंगे, अगर इस ब्रैकेट को खोल दिया जाए क्योंकि सिग्मा ऑपरेशन है, तो सिग्मा ऑपरेशन को खोलेंगे जैसे k इज इक्वल टू हम माइनस इन्फिनिटी से पुट करना स्टार्ट करें k की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो जाते जाते नेचुरली रास्ते में सभी कोई आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, k की वैल्यू। तो मैं जस्ट एक टर्म अगर खोलूं इसकी तो आपके पास लेट से k की वैल्यू मान लें चलते चलते 1 आएगी सपोज करें। तो ये कुछ टर्म ऐसे आएगी, यानी कि बहुत सारी टर्म्स, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से मैं शुरू हुआ तो चलते चलते ये वाली कैसे बनेगी। चलो 2-3 वैल्यू ले लेता हूं मैं, मान लिया x ऑफ -2, x ऑफ -2 भी आएगा जब k की वैल्यू आप -2 रखोगे करते करते, और वो उस टाइम मल्टीप्लाई कितने से होगा, डेल्टा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि n को तो आपने फिक्स रखा हुआ, n को तो अभी छेड़ा ही नहीं है, तो n माइनस k, k की वैल्यू कितनी रखी है आपने, -2, तो k की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर प्लस। तो नेक्स्ट वैल्यू अभी आपने k की वैल्यू -2 रखी है, तो नेक्स्ट वैल्यू नेचुरली है उससे -1 आएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा x ऑफ -1 इंटू डेल्टा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा n+1 प्लस, अब क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने अभी k की वैल्यू -1 रखा है तो नेक्स्ट वैल्यू 0 रखने वाले हैं उसकी, तो x ऑफ 0 इंटू डेल्टा, तो n प्लस नेचुरली है ये n ही आ जाएगा क्योंकि 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्लस एक वैल्यू मैं और लिखता हूँ प्लस। तो अब जो है k की वैल्यू 0 के बाद किस पे जाएगी, 1 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास x ऑफ 1 डेल्टा
n, क्योंकि अब आप जो है k की वैल्यू प्लस रख रहे हो, तो प्लस रख रहे हो तो इसलिए माइनस का साइन तो फिर वहीं रहेगा, तो ये n माइनस मान लिया 1 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास x(2) वगैरह वगैरह करते हुए, तो इसको मैं अभी नहीं लिखता। तो आपके पास मान लिया इसकी एक्सपेंशन कुछ ऐसे बनने वाली है। तो ये जो देखें ब्रैकेट के बाहर कौन है, यानी कि ऑपरेशन कौन है, मान लिया t कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ब्रैकेट के बाहर है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन बाहर वाली ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप खोल दें, क्योंकि आपके पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, इसलिए वो बीच में जो ये प्लस है प्रत्येक ये जो t है सभी के ऊपर जाएगा, सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब ये सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये तो कोई सीक्वेंस का कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, यानी कि कोई वैल्यू है उसकी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पे तो ऑपरेट नहीं होगी, ये तो एक उसको स्केलर नजर आएगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगी यहाँ पे, यानी कि स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर अप्लाई होगी, ये इसके ऊपर, तो इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख पाऊंगा, यानी इन सब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, तो आपके पास बाहर कौन आ जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो ये सिग्मा की फॉर्म में मैं लिखूं इसको, तो दिस इज सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चली जाएगी आगे, यानी कि टी ट्रांसफॉर्मेशन जो है अप्लाई होगी जाके डेल्टा के ऊपर, तो डेल्टा ऑफ n माइनस के, ठीक। तो मैं समेशन की फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है बाहर से यहां से उठ के ये अंदर हर एक टर्म के ऊपर जाएगी, और वहां पे ये तो कोई कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू होगी सीक्वेंस की, मान लो कांस्टेंट, ये तो स्केलर का ही काम करेगा, तो ये आगे की तरफ इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जो है डेल्टा पोजीशन के ऊपर यहाँ अप्लाई हो रही है। अब यहां से मैंने अभी बताया कि अगर जो है इनपुट कोई इनपुट डेल्टा n हो और उसके ऊपर उसको अप्लाई किया जाए कि सिस्टम को, तो वो सिस्टम उसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा और आउटपुट में वो क्या देगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इसलिए बेसिकली जो है ये कुछ भी नहीं है, ये इम्पल्स रेस्पॉन्स है, ये सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स है। लेकिन इम्पल्स रेस्पॉन्स तो है लेकिन शिफ्टेड, क्योंकि k वैल्यू से ये शिफ्टेड है, इसलिए इस इक्वेशन को अब हम ऐसे भी ले सकते हैं। इस वैल्यू को मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूं कि y ऑफ n इज इक्वल टू सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ n माइनस के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जो n है वो h ऑफ n, हमने पहले ही कहा है कि जब आउटपुट में ये आएगी तो हम इसको h ऑफ n बोलेंगे। अगर इनपुट में डेल्टा n अप्लाई किया जाए तो आउटपुट में आपको h ऑफ n मिलेगा, इन रेस्पॉन्स को हम h ऑफ n बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम लीनियर कन्वोल्यूशन की इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रही है कि अगर किसी सिस्टम को इनपुट x ऑफ n दे दी जाए तो उसकी जो आउटपुट है सिस्टम की वो y ऑफ n बनती है, और उस आउटपुट को निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, h ऑफ n माइनस के या h ऑफ n जनरल में बात करें, यानी आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है। और इम्पल्स रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है, किसी सिस्टम को यूनिट सैंपल अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट बनती है उसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो अगर हमें किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो तो हम उस सिस्टम की आउटपुट निकाल सकते हैं किसी भी इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये बड़ी अच्छी मैजिक इक्वेशन है, क्योंकि सिस्टम की आप आउटपुट जान सकते हो। सिस्टम को आपने टेस्ट किसी और चीज के लिए किया है, लेकिन जर्नल में आप जो है उसकी आउटपुट किसी दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग या किसी दूसरे इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो अब जरा प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। तो सपोज करें कि आपके पास x ऑफ n कोई सीक्वेंस है 1 1 1 और 1, मान लीजिए 4 पॉइंट की कोई सीक्वेंस है, और h ऑफ n यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का वो है 2 पॉइंट का, मान लीजिए 2 2। कोई कहे इन दोनों की कन्वोल्यूशन निकालो, तो इन दोनों की कन्वोल्यूशन निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखिए कि कन्वोल्यूशन का फार्मूला क्या है। तो वो हमने अभी पीछे किया है कि y ऑफ n इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k
एंड देन h ऑफ n माइनस के। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ k आता है या माइनस k आता है, ये दोनों टाइम में उल्टे होते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन से मुझे निकालना है एक तरह से y ऑफ n, यानी कि कन्वोल्यूशन करने का मतलब है कि सिस्टम की हमें आउटपुट निकालनी है अगर ये इनपुट हो और ये उसका इंपल्स रेस्पॉन्स हो। तो यहाँ पे सिस्टम की जो आउटपुट है मैं अलग अलग टाइम पे निकालूंगा। तो ऐसे समझाने के लिए मान लिया n इजिकल टू मैं एक बार 0 पुट करता हूँ, तो जिस पे निकालनी है आप 5-6 पॉइंट पे निकाल सकते हैं या ज्यादा पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मान लिया मैं y ऑफ 0 पे पर निकालता हूँ, यानी y ऑफ 0 निकालता हूँ n इक्वल टू 0 पुट करके। तो इस इक्वेशन में मैं n इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नेचुरली है k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k और h ऑफ n माइनस के, क्योंकि आपने n की वैल्यू तो 0 रखी है तो ये माइनस के ही आ जाएगा। और अब क्या करेंगे आप नेक्स्ट में इस सिग्मा ऑपरेशन को खोल देंगे। जब आप सिग्मा ऑपरेशन को खोल लोगे तो जैसे यहाँ पे आएगा x ऑफ माइनस 2, x ऑफ माइनस 3 वगैरह, x ऑफ 1, x ऑफ 0, x ऑफ, ये सभी वैल्यूज पे आने वाली हैं। तो आप यहाँ से देखें आपको पता क्या है। एक तो क्या है कि हमें ये नहीं पता है इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो सपोज कर लेते हैं यही रेफरेंस पॉइंट है, यानी यहाँ पे n इक्वल टू 0 है और इसका रेफरेंस पॉइंट मान लिया ये है, यहाँ पे भी n इक्वल टू 0 है समझने के लिए। तो अब तो जब मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी x ऑफ माइनस 1 की, तो x ऑफ माइनस 1 वो तो अवेलेबल नहीं है, 0 है, इसलिए उस पर कैलकुलेट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो वाली वैल्यू तो 0 है। तो अगर मैं बात करूं y ऑफ 0 की और इसको खोलता हूं तो ये कितनी बनेगी आपके पास, सिग्मा को खोल दो तो सिग्मा को खोलने के बाद सभी जगह 0 प्लस 0 प्लस 0 ही आता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है x ऑफ माइनस 2 माइनस 1 सब कुछ 0 है पीछे वाले एंट्री। तो करते करते कौन सी 0 नहीं होगी, x ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे x ऑफ 0 मेरे पास जो है ये यहाँ पे x ऑफ n जो कि n इक्वल टू अगर 0 हो तो ये 1 के बराबर है, इनटू h ऑफ ये कितना आएगा, नेचुरली है ये k है तो ये माइनस k है, तो 0 का माइनस करेंगे तो 0 ही आना है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ से। प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं x ऑफ 1 इंटू h ऑफ ये कितना आएगा माइनस 1, प्लस ऐसे करें आप x ऑफ 2 इंटू h ऑफ माइनस 2 आएगा यहाँ से, प्लस x ऑफ 3 इंटू h ऑफ माइनस 3 आएगा। मैं सिर्फ सिग्मा ऑपरेशन को खोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, आप देखेंगे h ऑफ माइनस 3, h ऑफ माइनस 2 तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो 0 है सारे के सारे। तो आपको इसके बाद जितनी भी सब एंट्री आनी है वो सब 0 होंगी, ये भी 0 है, h ऑफ माइनस 3 भी 0 है, माइनस 2 भी 0 है, माइनस 1 भी 0 है, राइट। तो ये सारी की सारी आपके पास एंट्री जो है ये 0 होने वाली है, राइट। और h ऑफ 0 सिर्फ कौन सी टर्म बचती है, ये वाली टर्म बचती है आपके पास में